डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वीक क्लासेज में। मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगी और साइंस के वो टॉपिक पढ़ाऊंगी जो ऑल कंपटीशन एग्जाम में आते हैं, जैसे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आर्मी, रेलवे ग्रुप डी, एयरफोर्स, नेवी, जितने भी कंपटीशन एग्जाम है उन सभी में क्या होती है, साइंस आती है। और साइंस के लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं। तो जितने भी टॉपिक हैं वो मैं सारे क्लियर करवाऊंगी आपको। और आज हमारे पहले क्लास में चलेगी सेल, कोशिका के बारे में पढ़ाएंगे। तो कोशिका होती क्या है, तो लेकिन पढ़ने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो कोशिका क्या होती क्या है, कोशिका सेल होती क्या है। तो कोशिका क्या होती है, सजीवों की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका होती क्या है, सजीवों की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। तो सजीवों की आधारभूत संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या होती है, कोशिका सेल होती है। अब बात आती है कोशिका की खोज किसने की थी। तो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। कब की थी, 1665 ईस्वी में। और किस में की, कॉर्क में की। तो कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। और कब की थी, 1665 ईस्वी में की थी। 1665 ईस्वी में की थी। और किसमें की थी, कॉर्क मीन्स छाल में की थी। और यह जो कोशिका थी वो कैसी थी, निर्जीव या मृत कोशिका थी। जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका खोजी थी वो कोशिका कैसी थी, निर्जीव व मृत कोशिका थी। कैसी कोशिका थी, निर्जीव एवं मृत कोशिका। निर्जीव या मृत कोशिका। तो बात आ जाए निर्जीव या मृत कोशिका की खोज किसने की थी। तो निर्जीव या मृत कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। और क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि कोशिका की खोज किसने की थी, 1665 ईस्वी में की थी। तो रॉबर्ट हुक को क्या कहते हैं, कोशिका विज्ञान का पिता भी कहते हैं। रॉबर्ट हुक को क्या कहते हैं, कोशिका विज्ञान का पिता। तो कोशिका विज्ञान का पिता, कोशिका विज्ञान का पिता किसे कहते हैं, रॉबर्ट हुक को। किसे कहते हैं, रॉबर्ट हुक को। कोशिका विज्ञान का पिता किसे कहते हैं, रॉबर्ट हुक को कहते हैं। अब कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, इसकी जो स्टडी होती है वो क्या कहलाती है, वो क्या होती है, साइटोलॉजी होती है। क्या होती है, साइटोलॉजी। तो कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। ये तो बात किसकी थी, निर्जीव या मृत कोशिका की खोज किसने की थी। अब बात आती है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, जीवित या फिर सजीव कोशिका की खोज किसने की थी। तो ये खोज की थी एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। कब की थी, 1674 ईस्वी में की थी। किसने की थी, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। तो जीवित या फिर सजीव, जीवित या सजीव कोशिका की खोज किसने की थी, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने
तो सजीव कोशिका की खोज किसने की थी? एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक ने की थी। कब की थी? 1674 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1674 ईस्वी में की थी। वैसे अगर क्वेश्चन आ जाए कि कोशिका की खोज, तो रॉबर्ट हुक बताया जाएगा। अगर सजीव कोशिका की पूछ ले तो कौन आएगा? एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक ने की थी। एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक ने की थी। कब की थी? 1674 ईस्वी में की थी। जीवित कोशिका की खोज, इसकी खोज किसमें हुई थी? माइकोप्लाज्मा नामक जीवाणु में हुई थी। किसमें हुई थी जीवित कोशिका की खोज? माइकोप्लाज्मा नामक जीवाणु में। तो जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज किसमें हुई थी? माइकोप्लाज्मा नामक जीवाणु में। माइकोप्लाज्मा नामक जीवाणु में हुई थी। जीवित कोशिका की खोज किसमें हुई थी? माइकोप्लाज्मा नामक जीवाणु में हुई थी। माइकोप्लाज्मा नामक जीवाणु को क्या कहते हैं? पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या कहते हैं इसे? पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो जीवित कोशिका की खोज किसमें हुई थी? माइकोप्लाज्मा नामक जीवाणु में हुई थी। किसमें हुई थी? माइकोप्लाज्मा नामक जीवाणु में हुई थी। दोबारा से देख लो कोशिका के बारे में। सजीवों की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। और कौन सी कोशिका की खोज की थी इसने? निर्जीव या फिर मृत कोशिका की खोज की थी। कोशिका विज्ञान का पिता भी किसे कहते हैं हम? रॉबर्ट हुक को। कोशिका विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? रॉबर्ट हुक को। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। जीवित या सजीव कोशिका की खोज किसने की थी? एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक ने 1674 ईस्वी में की थी। और किसमें की थी? किसमें की थी? माइकोप्लाज्मा नामक जीवाणु में की थी। किसमें की थी? माइकोप्लाज्मा नामक जीवाणु में की थी। अब बात करते हैं सबसे छोटी, सबसे बड़ी, सबसे लंबी कोशिकाएं। तो सबसे सजीवों में क्या होती है? सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? सजीवों में सबसे छोटी कोशिका। तो सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो क्या होती है? माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। जबकि सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका किसकी है? शुतुरमुर्ग के अंडे की। किसकी है? शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा। तो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, जबकि सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसका आकार कितना होता है? लगभग 170 mm। शुतुरमुर्ग के अंडे का आकार कितना होता है? आकार होता है इसका लगभग 170 mm। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है उसका आकार कितना होगा? लगभग 170 mm। और उसका जो वेट होता है, उसका वजन होता है लगभग कितना होता है? 1400 ग्राम तक होता है। वजन कितना होता है? 1400 ग्राम तक। लगभग कितना होता है? 1200 से लेके 1400 ग्राम तक वजन होता है। तो छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। अब बात आती है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है। तो सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? न्यूरॉन। और जो कितनी होती है? लगभग 90 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 90 सेंटीमीटर होती है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, सबसे
लंबी कोशिका कौन सी होती है? न्यूरॉन या तंत्रिका तंत्र। कौन सी होती है? न्यूरॉन, तंत्रिका तंत्र। कौन सी होती है? न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र। कितनी लंबी होती है? लगभग 90 सेंटीमीटर। लगभग कितनी? 90 सेंटीमीटर होती है। अब जीवों में सबसे लंबी कोशिका की बात करें, जीवों में सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? जिराफ में। जीवों में सबसे लंबी कोशिका किसमें होती है? जिराफ में। लगभग 2 मीटर। कितनी होती है? लगभग 2 मीटर। तो जीवों में सबसे लंबी कोशिका, जीवों में सबसे लंबी कोशिका किसकी? जिराफ में। किसमें होती है? जिराफ में। लगभग कितनी? 2 मीटर। इसमें होती है? जिराफ में लगभग 2 मीटर। लगभग 2 मीटर होती है। अब बात आती है कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका, ये तो क्या थी मानव में सबसे लंबी कोशिका। अब बात आती है मानव में सबसे बड़ी कोशिका। मानव में सबसे बड़ी कोशिका, मानव में सबसे बड़ी कोशिका क्या है? अंडाणु। सबसे बड़ी कोशिका क्या है? अंडाणु है। जबकि सबसे छोटी कोशिका क्या है? शुक्राणु है। सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? शुक्राणु है। लंबी की बात करें तो न्यूरॉन, बड़ी की बात करें तो अंडाणु, और छोटी कौन सी है? शुक्राणु। छोटी कौन सी है? शुक्राणु है। इसके बाद में बात करते हैं कि पादपों में बात करते हैं तो सबसे लंबी पादप कोशिका, सबसे लंबी पादप कोशिका कौन सी है? एसिटेबुलेरिया। किसकी है? एसिटेबुलेरिया क्या है? एक सहवाल है। तो पादपों में सबसे लंबी कोशिका, पादपों में सबसे लंबी कोशिका किसकी है? एसिटेबुलेरिया की। किसकी है? एसिटेबुलेरिया की। और एसिटेबुलेरिया क्या है? एक सहवाल है। एसिटेबुलेरिया सहवाल की जो कोशिका होती है वो पादपों में क्या होती है? सबसे लंबी होती है। अब बात आ जाए कि हम मानव का जो शरीर होती है उसमें कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 10 की पावर 14। कितनी होती है? 10 की पावर 14। तो मानव शरीर में कोशिकाओं की संख्या, मानव शरीर में कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? 10 की पावर 14 होती है। कितनी होती है? 10 की पावर 14 होती है। तो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा कौन सी होती है? सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन या तंत्रिका तंत्र। कौन सी है? न्यूरॉन या तंत्रिका तंत्र। अब जीवों में सबसे लंबी कोशिका, जीवों में सबसे लंबी कोशिका, ये तो क्या थी? मानव शरीर की थी। जीवों की बात आ जाए तो जीवों में संपूर्ण सजीव जगत में बात आ जाए तो किसकी है? जिराफ में। किसकी है? जिराफ में। और मानव में सबसे बड़ी कोशिका, लंबी कोशिका न्यूरॉन, सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? शुक्राणु। पादपों की बात करें तो पादपों में सबसे लंबी कोशिका किसकी है? एसिटेबुलेरिया सहवाल की कोशिका है। मानव शरीर में कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? 10 की पावर 14 होती है। अब बात आ जाए जो सजीव होते हैं कोशिकाओं के आधार पर उनका क्लासिफिकेशन कैसे होता है? कोशिकाओं के आधार पर सजीवों का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। तो कैसे होते हैं? कोशिकाओं के आधार पर एक कोशिकीय जीव भी होते हैं और बहुकोशिकीय जीव भी होते हैं। कोशिकाओं के आधार पर सजीव,
एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय, इनमें डिफरेंस देखेंगे दोनों में। एक कोशिकीय क्या होते हैं? एक कोशिकीय क्या होते हैं? वे सजीव जो केवल एक ही कोशिका से निर्मित होते हैं। संपूर्ण शरीर में क्या होती है? एक ही कोशिका होती है। वो एक कोशिका क्या बनाती है? सजीव बनाती है। तो वे सजीव जो केवल एक ही कोशिका से निर्मित हो क्या होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। तो वे जीव जो केवल एक कोशिका से निर्मित होते हैं, वे जीव जो केवल एक कोशिका से निर्मित होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखिए तो क्या? अमीबा, पैरामीशियम, नीलहरित शैवाल, यूग्लिना आदि। एग्जाम्पल क्या आएंगे इनके? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, नीलहरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, नीलहरित शैवाल आदि। इनका जो जीव शरीर होता है वो क्या होता है? एक कोशिका से निर्मित होता है, इसलिए क्या होते हैं? ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। अब बात आती है बहुकोशिकीय जीव की। बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं? तो वे जीव जो दो या दो से अधिक कोशिकाओं से निर्मित होते हैं वो क्या कहलाते हैं? बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। तो वे जीव जो दो या दो से अधिक कोशिकाओं से निर्मित होते हैं, दो या दो से अधिक कोशिकाओं से निर्मित होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखिए तो मानव, जंतु, पादप, ये क्या है? बहुकोशिकीय जीव है। मानव, जंतु, पादप, ये क्या है? बहुकोशिकीय जीव है। तो कोशिकाओं के आधार पर जीवों का वर्गीकरण देखिए, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव कौन से हैं? वे जीव जो केवल एक कोशिका से निर्मित होते हैं, एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, नीलहरित शैवाल आदि। और वे जीव जो दो या दो से अधिक कोशिकाओं से निर्मित होते हैं वो क्या कहलाते हैं? बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं, जैसे मानव, जंतु, पादप आदि। मानव, जंतु, पादप आदि। तो ये क्या हो गया? इनका क्लासिफिकेशन हो गया। ये क्या हो गया? इनका क्लासिफिकेशन हो गया। अब बात आती है सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत की। कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत दिया किसने था? कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो ये सिद्धांत दिया था स्लाइडेन और स्वान ने। ये सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। किसने दिया था? ये स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। और कब दिया था? 1839 ईस्वी में। 1839 ईस्वी में। तो सेल थ्योरी किसने दी थी? स्लाइडेन व स्वान ने दी थी। सेल थ्योरी में क्या होता क्या है? कोशिका सिद्धांत है क्या? तो कोशिका सिद्धांत में निम्न बिंदु आते हैं कि कोई भी सजीव है वो क्या होता है? एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बनाता है। सेल थ्योरी में क्या आती है? कोई भी जीव, कोई भी सजीव क्या होता है? एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बनाता है। एक या एक से
अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है। मतलब सजीवों का शरीर होगा वो क्या होगा, कोशिकाओं से मिलकर बना होगा। एक कोशिका से मिलकर भी बना हो सकता है और अनेक कोशिकाओं से मिलकर भी बना हो सकता है। अब बात आती है जो पहले की कोशिका होती है, जो पुरानी कोशिका होती है, उसकी वो क्या होती है, नई कोशिकाओं की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार होती है। तो किसी भी कोशिका की उत्पत्ति क्या होती है, एक पूर्ववर्ती कोशिका से होती है। तो किसी भी कोशिका की उत्पत्ति, किसी भी कोशिका की उत्पत्ति पूर्ववर्ती या पुरानी, किसी भी कोशिका की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिका से होती है, पूर्ववर्ती कोशिका से होती है। मतलब पुरानी कोशिका से ही क्या होती है, नई कोशिका का निर्माण होता है। अब किसी भी कोशिका में क्या होता है, किसी भी सजीव में क्या होती है, सभी कोशिकाएं क्या होती हैं, एक दूसरे के सहयोग से कार्य करती हैं। जो सजीव होते हैं उनमें क्या होती है, जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती है, एक दूसरे के सहयोग से कार्य करती हैं। तो किसी भी सजीव में, किसी भी सजीव में कोशिकाएं एक दूसरे के सहयोग से, एक दूसरे के सहयोग से कार्य करती हैं, एक दूसरे के सहयोग से कार्य करती हैं। अब क्या होता है, कोशिका में क्या होता है, केंद्रक होता है और केंद्रक में क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है। तो कोशिकाओं में क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है। क्या होता है, कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ, आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। कोशिका में क्या पाया जाता है, आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। कोशिका में क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। अब कोशिका सिद्धांत का अपवाद क्या है, तो कोशिका सिद्धांत का अपवाद है वायरस, क्योंकि जो वायरस है वो कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है। वायरस है, वायरस कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता, सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है, कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है। तो सेल थ्योरी दी किसने थी, स्लाइडर में स्वान ने दी थी। कब दी थी, 1839 ईस्वी में दी थी। कोशिका सिद्धांत में क्या होता है, कोई भी सजीव क्या होता है, एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। किसी भी कोशिका की उत्पत्ति क्या होती है, पूर्ववर्ती या फिर पुरानी कोशिका से होती है। किसी भी सजीव में जो कोशिकाएं होती है वो क्या करती है, एक दूसरे के सहयोग से कार्य करती है। कोशिकाओं में क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। अब जो ये पूरा कोशिका सिद्धांत है वो क्या होता है, उसमें क्या होता है, ये वायरस है वो क्या होता है, कोशिका सिद्धांत की पालना नहीं करता है। तो अपवाद, कोशिका सिद्धांत का अपवाद क्या है, वायरस है। कोशिका सिद्धांत का अपवाद क्या है, वायरस है। अब हम कोशिका की बात करें, टाइप ऑफ सेल, टाइप ऑफ सेल। कोशिका के प्रकार, टाइप ऑफ सेल, कोशिका के प्रकार। तो कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। कोशिका कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, और दूसरी कौन सी है हमारी, यूकैरियोटिक कोशिका। दूसरी कौन सी है, यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका को क्या कहते हैं, असीम केंद्रक कोशिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं, असीम केंद्रक कोशिका भी कहते हैं। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका को क्या कहते हैं, ससीम केंद्रक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका को क्या कहते हैं,
असीम केंद्रक कोशिका, असीम केंद्रक कोशिका, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका को क्या कह रहे हैं, ससीम केंद्रक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, दो प्रकार की कोशिकाएं होती है। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, ये अविकसित कोशिकाएं होती है। क्या होती है ये, इन्हें क्या कहते हैं, प्राथमिक कोशिका या फिर अविकसित कोशिका। तो क्या होती है ये, प्राथमिक कोशिका या फिर क्या होती है ये, अविकसित कोशिका। अविकसित कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका कैसी होती है, प्राथमिक कोशिका या अविकसित कोशिका होती है। यूकैरियोटिक कोशिका कैसी होती है, ये विकसित कोशिका होती है। क्या होती है, द्वितीयक कोशिका ये या विकसित कोशिका, ये द्वितीयक कोशिका या फिर विकसित कोशिका। विकसित कोशिका होती है। प्रोकैरियोटिक कैसी होती है, अविकसित होती है, जबकि यूकैरियोटिक कैसी होती है, विकसित कोशिका होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है वो आकार में कैसी होती है, छोटी होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका आकार में कैसी होती है, बड़ी होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका आकार में छोटी, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका आकार में कैसी होती है, बड़ी। आकार में कैसी होती है, ये बड़ी होती है। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, केंद्रक व केंद्र झिल्ली क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। क्या होते हैं, केंद्रक एवं केंद्रक झिल्ली, केंद्रक एवं केंद्रक झिल्ली क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, केंद्रक एवं केंद्रक झिल्ली, केंद्रक एवं केंद्रक झिल्ली उपस्थित होते हैं। केंद्रक एवं केंद्रक झिल्ली उपस्थित होते हैं। अब बात आती है कोशिकाओं की, तो इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिकांग पाए जाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक में कोशिकांग अनुपस्थित, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिकांग क्या होते हैं, पाए जाते हैं। कोशिकांग उपस्थित होते हैं। इसमें क्या होते हैं, 70 एस राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि इसमें क्या होते हैं, 80 एस राइबोसोम पाए जाते हैं। 70 एस राइबोसोम उपस्थित, और इसमें 80 एस राइबोसोम, 80 एस राइबोसोम उपस्थित होते हैं। इसमें 70 और इसमें 80 एस राइबोसोम उपस्थित होते हैं। इसमें क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होती है। प्रोकैरियोटिक में तो कितने थे, 70 एस राइबोसोम, जबकि यूकैरियोटिक में 80 एस राइबोसोम उपस्थित होते हैं। इसमें क्या होती है, हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होती है। हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित, जबकि यूकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होती है। यूकैरियोटिक में क्या होती है, हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होती है। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, समसूत्री विभाजन नहीं होता है, समसूत्री विभाजन नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक में क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन नहीं होता है, और इसमें समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होता है। अगली बात आती है, इसमें क्या पाई जाती है,
लैंगिक जनन नहीं होता है, जबकि इसमें लैंगिक जनन होता है। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? लैंगिक जनन नहीं होता है, लैंगिक जनन नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक में क्या होता है? लैंगिक जनन होता है। यूकैरियोटिक में लैंगिक जनन होता है। इसमें केवल एक गुणसूत्र पाया जाता है और इसमें क्या होता है? एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसमें एक गुणसूत्र पाया जाता है और इसमें क्या होते हैं? अनेक गुणसूत्र पाए जाते हैं, अनेक गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल की बात करें तो वो प्रोकैरियोटिक कोशिका के एग्जाम्पल विषाणु, जीवाणु, शैवाल, अमीबा, पैरामीशियम आदि। इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? जीवाणु, विषाणु, अमीबा, नीलहरित शैवाल आदि। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के एग्जाम्पल की बात करें तो कौन सी? जंतु कोशिका और पादप कोशिका। इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका। जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका। तो टाइप ऑफ सेल के कोशिकाओं कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका कैसी होती है? प्राथमिक कोशिका या अविकसित होती है। कैसी होती है? ये अविकसित होती है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका कैसी होती है? द्वितीयक कोशिका या विकसित कोशिका होती है। आकार क्या होता है इनका? छोटा होता है। यूकैरियोटिक कोशिका का आकार क्या होता है? बड़ा होता है। केंद्रक एवं केंद्रक झिल्ली क्या होती है? अनुपस्थित होती है। केंद्रक एवं केंद्रक झिल्ली क्या होती है? इसमें उपस्थित होती है। कोशिकांग अनुपस्थित, कोशिकांग उपस्थित होते हैं। 70S राइबोसोम उपस्थित होता है। कौन सा? प्रोकैरियोटिक में 70S राइबोसोम, जबकि यूकैरियोटिक में 80S राइबोसोम उपस्थित होता है। हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है? इसमें अनुपस्थित। हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है? अनुपस्थित होती है, जबकि इसमें हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है? उपस्थित होती है। प्रोकैरियोटिक में समसूत्री विभाजन नहीं होता है, समसूत्री विभाजन नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक में समसूत्री विभाजन होता है। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? लैंगिक जनन नहीं होता है, लैंगिक जनन नहीं होता है, जबकि इसमें लैंगिक जनन होता है। इसमें केवल एक गुणसूत्र पाया जाता है और इसमें एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। एग्जाम्पल फॉर जीवाणु, विषाणु, अमीबा, नीलहरित शैवाल आदि। और इसमें जंतु कोशिका और पादप कोशिका, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। अब बात आती है जंतु कोशिका और पादप कोशिका की संरचना की। जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका, जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका। तो इनका पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। जंतु कोशिका का आकार कैसा होता है? गोल होता है। जंतु कोशिका का आकार कैसा होता है? इसमें क्या भरा होता है? कोशिका द्रव्य
और कोशिकाओं में क्या होता है, बिखरे हुए पाए जाते हैं। कोशिकाओं में क्या होते हैं, इसमें बिखरे हुए पाए जाते हैं। जितने भी कोशिकाएं हैं वो सारे के सारे कोशिकाओं में क्या होते हैं, इसमें इसी कोशिका द्रव्य में क्या होते हैं, बिखरे हुए पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य में बिखरे हुए पाए जाते हैं। जो जंतु कोशिका होती है उसमें क्या होती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, केवल क्या पाई जा रही है, इसमें कोशिका झिल्ली पाई जा रही है। जबकि पादप कोशिका का जो आकार होता है वो कैसा होता है, लंबा होता है। पादप कोशिका का आकार कैसा होता है, लंबा होता है। और इसके चारों तरफ क्या पाई जा रही है, कोशिका भित्ति। क्या पाई जा रही है इसके चारों तरफ, कोशिका भित्ति पाई जाती है। अनेक कोशिकाओं का क्या होता है, इनमें डिफरेंस होता है। अनेक कोशिकाओं का क्या होता है, इनमें डिफरेंस होता है। ये क्या होता है, इसमें कोशिका द्रव्य। क्या होता है, कोशिका द्रव्य। तो बात आती है, ये तो क्या है, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, सेल वॉल। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। और इन दोनों के बीच में क्या पाया जा रहा है, ये केंद्रक। ये देख लो, ये क्या है, केंद्रक। और केंद्र के अंदर क्या पाई जा रही है, केंद्रिका। केंद्र के अंदर क्या पाई जा रही है, केंद्रिका पाई जा रही है। और ये क्या है, सूत्रों के भर्ती गोलजिकाएं। गोलजिकाएं, गोल्जी बॉडी क्या है, गोलजिकाएं। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है, लवक। क्या है, ये लवक है। ये क्या है, तारककाय। क्या है ये, तारककाय। इसे क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, सेंट्रोसोम भी कहते हैं। तारककाय को क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम भी कहते हैं। ये क्या है, लाइसोसोम। क्या है ये, लाइसोसोम। क्या है ये, लाइसोसोम। अब क्या पाई जाएगी इनके अंदर, अंतःद्रव्यीय जालिका, बिखरी हुई खुरदरी व चिकनी अंतःद्रव्यीय जालिका। चिकनी व खुरदरी अंतःद्रव्यीय जालिका। और ये क्या पाए जाते हैं इन पे, राइबोसोम। राइबोसोम अंतःद्रव्यीय जालिका क्या पाई जा रही है, अंतःद्रव्यीय जालिका। और क्या पाए जा रहे थे इनमें, राइबोसोम। क्या पाए जा रहे थे इनमें, राइबोसोम। अब इनके डिफरेंस की बात करें, इनमें अंतर क्या होता है, तो कोशिका झिल्ली और जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर देखें तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं। तो क्या होता है, इनमें
जो जंतु कोशिका होती है उसमें क्या होती है, कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। कोशिका भित्ति, ये तो क्या है, जंतु कोशिका, और ये क्या है, पादप कोशिका। तो जंतु कोशिका में क्या होती है, कोशिका भित्ति क्या होती है, अनुपस्थित। कोशिका भित्ति क्या होती है, इसमें अनुपस्थित होती है, जबकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति क्या होती है, उपस्थित होती है। क्या होती है, उपस्थित होती है। कोशिका भित्ति क्या होती है, उपस्थित होती है। अब बात आती है केंद्रक। केंद्रक, तो जो जंतु कोशिका होती है उसमें केंद्रक क्या होता है, उपस्थित होता है, और कहाँ पाया जाता है, बीच में पाया जाता है, कोशिका के बीच में पाया जाता है। जबकि पादप कोशिका का जो केंद्रक होता है परिधि की ओर होता है। तो केंद्रक की बात करें तो जंतु कोशिका का जो केंद्रक होता है मध्य में पाया जाता है, मध्य में पाया जाता है। जबकि पादप कोशिका का जो केंद्रक होता है वो क्या होता है, परिधि की ओर होता है, परिधि की ओर पाया जाता है। तो केंद्रक मध्य में, पादप कोशिका का केंद्रक कहाँ होता है, परिधि की ओर होता है। अब बात आती है हरित लवक की, बात आती है हरित लवक, हरित लवक। तो पादप कोशिका, जंतु कोशिका में हरित लवक क्या होता है, अनुपस्थित होता है। हरित लवक क्या होता है, अनुपस्थित होता है। जबकि जंतु कोशिका में हरित लवक क्या होता है, उपस्थित होता है। इसी वजह से पादप क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं, भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके क्या बनाते हैं, वो भोजन बनाते हैं। तो जंतु कोशिका में क्या होता है, हरित लवक अनुपस्थित होता है, जबकि पादप कोशिका में हरित लवक क्या होता है, उपस्थित होता है। लाइसोसोम की बात करें तो जंतु कोशिका में लाइसोसोम उपस्थित होता है, लाइसोसोम उपस्थित, और पादप कोशिका में क्या होता है, लाइसोसोम अनुपस्थित होता है। सेंट्रोसोम क्या होता है, तारकाई, सेंट्रोसोम जंतु कोशिका में उपस्थित, पादप कोशिका में अनुपस्थित, पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है। रिक्तिकाएं क्या होती हैं, जो जंतु कोशिका में रिक्तिका होती है वो आकार में क्या होती है, छोटी, और संख्या में क्या होती है, अधिक होती है। रिक्तिकाएं, रिक्तिकाएं कैसी होती है, आकार में छोटी एवं संख्या में क्या होती है, अधिक, संख्या में अधिक होती हैं। जबकि पादप कोशिका में जो रिक्तिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं, आकार में बड़ी एवं संख्या में क्या होती है, छोटी होती है। संख्या में कैसी होती है, वो संख्या में क्या होती है, कम, संख्या में कम होती है। आकार में क्या होंगी, बड़ी होंगी, तो संख्या में क्या होंगी, वो कम होती है। अब जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो जंतु कोशिकाओं में नहीं होती है, क्योंकि इनमें हरित लवक नहीं पाया जाता है। जबकि पादप कोशिकाओं में क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण, जंतु कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, क्योंकि इनमें हरित लवक नहीं पाया जाता है, और इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इनका आकार कैसा होता है, गोल होता है, और जबकि इनका आकार कैसा होता है, लंबा होता है। अब जो जंतु कोशिका होती है उनमें भोजन किसके रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में। भोजन किसके रूप में संग्रहित होता है, भोजन का संग्रहण किसके रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। जबकि पादप कोशिकाओं में भोजन का जो संग्रह होता है किसके रूप में होता है, स्टार्च के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, स्टार्च के रूप में।
यहीं से डिफरेंस पता चल रहा है। क्या होते हैं, इनका आकार गोल होता है, इनका आकार लंबा होता है। कोशिका भित्ति इनमें नहीं पाई जाती है और पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। केंद्रक मध्य में पाया जाता है, इसमें परिधि की ओर होता है। हरितलव इसमें क्या होता है, अनुपस्थित, इसमें उपस्थित होता है। लाइसोसोम उपस्थित, अनुपस्थित। सेंट्रोसोम मतलब तारकाई, उपस्थित, अनुपस्थित। रिक्तिकाएं आकार में क्या होंगी, छोटी छोटी होंगी तो संख्या में क्या होंगी, अधिक होंगी। और इसमें क्या होती है, रिक्तिकाएं आकार में बड़ी होती है और संख्या में कम होती है। प्रकाश संश्लेषण जंतु कोशिकाओं में नहीं होता है, पादप कोशिकाओं में होता है। भोजन का संग्रह जंतु कोशिकाओं में ग्लाइकोजन के रूप में, जबकि पादप कोशिकाओं में किसके रूप में होता है, स्टार्च के रूप में होता है। स्टार्च के रूप में होता है। तो ये क्या था, जंतु और पादप कोशिकाओं में डिफरेंस था। ये क्लास यही कंप्लीट होती है। कल नेक्स्ट क्लास में इसके अगला वाला पार्ट पढ़ाएंगे। तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।